नमस्कार। फिर बेघर और लाचार कोई जमींदार नहीं होगा, ये ताज तुम्हारा ना होगा, ये तख्त तुम्हारा ना होगा। होंगे तो कई सियासतदार, लेकिन कोई चंद्रशेखर ना होगा। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी की जयंती है और इस जयंती पर एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर RN त्रिपाठी जी, आप समाजशास्त्र विभाग BHU में कार्यरत हैं, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य भी हैं। मेरे कहने पर आपने अपना कीमती समय निकाला तथा एक ऐसे महापुरुष पर बोलने के लिए आपने अपना राजीनामा दिया और बोलने के लिए तैयार हो गए, जिस पर बोलने से इस देश में लोग पीछे हटते हैं, जिस पर सब कोई बोलना नहीं चाहता। इसलिए बंधु, आपका अभिनंदन, आपका वंदन एवं अभिवादन। कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में श्री चंद्रशेखर के सहयोगी रहे श्री बृज कुमार सिंह जी, आप नगर पंचायत चित बड़ा गांव बलिया के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तथा चंद्रशेखर जी के साथ काम करने का आपका अनुभव रहा है। आपने भी अपना कीमती समय निकाल करके और चंद्रशेखर जी के अनुभवों को अपने साथ अनुभवों को साझा किया। इसलिए जयतु राष्ट्रम आपका भी स्वागत एवं अभिवादन करता है। कार्यक्रम के तीसरे वक्ता के रूप में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी, आपने भी अपना कीमती समय निकाला तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर पर अपना उद्बोधन प्रकट किया। इसलिए आपको कोटिशः आभार। कार्यक्रम के चौथे वक्ता के रूप में आनंद मोहन सिंह जी, आप प्रवक्ता के पद पर जनता इंटर कॉलेज बलिया में कार्यरत हैं। आपने चंद्रशेखर जी द्वारा अपने अनुभवों को जयतु राष्ट्रम के फेसबुक पेज पर साझा किया, इसलिए आपको भी बहुत बहुत आभार एवं अभिनंदन। कार्यक्रम के अंतिम वक्ता के रूप में श्री करुणानिधि तिवारी जी, आप भी अध्यापक हैं, समाज सेवी हैं, समाज की गतिविधियों में सदैव संलिप्त रहते हैं तथा अपने विचारों को बेबाकी से आप रखते हैं। जयतु राष्ट्रम आपका भी आदर के साथ अभिवादन करता है कि आपने अपना कीमती समय निकाला तथा चंद्रशेखर जी के ऊपर अपना विचार प्रकट किया। वैसे तो मैं आपका अभिवादन करूं, अभिनंदन करूं, इसके लायक नहीं हूं,
आप स्वयं अपने आप में सभी वक्तागण महामनीषी हैं, अपने अपने क्षेत्र के महामनीषी हैं, और मेरी बिसात नहीं है कि मैं आपका अभिनंदन कर सकूं। फिर भी एक औपचारिकता होती है और कार्यक्रम का संयोजक मैं ही हूं, इसलिए औपचारिकता को पूरा करने के लिए मैं आपका अभिवादन करता हूं। अभिवादन के पश्चात श्री चंद्रशेखर के ऊपर मुझे बोलना भी है, मेरा व्याख्यान भी है, जिसमें कि मेरा विषय है भारतीय राजनीति के ध्रुव तारा चंद्रशेखर। कई लोगों का फोन आया और कई लोगों ने पूछा कि इन विषयों का चयन किसने किया, ऐसे विषयों को क्यों रखा गया। तो इन विषयों को रखने के पीछे, इन विषयों का जो शीर्षक रखा गया, वो शीर्षक भी अति महनीय तथा महत्वपूर्ण है, समझने योग्य है। और यदि आप बुद्धिजीवी हैं, बौद्धिक विचार रखते हैं, तो आप इन शीर्षक के महत्व को समझ सकते हैं कि शीर्षक कितना प्रभावशाली है। चंद्रशेखर राजनीति के ध्रुव तारा आज भी क्यों हैं, क्यों प्रासंगिक हैं, इस पर मैं बात करूं। उसके पहले चंद्रशेखर के प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। वैसे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सभी वक्तागणों ने अपने अपने विचारों को प्रकट कर दिया है तथा वो विचार आपके पास तक पहुंच चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं कि चंद्रशेखर का जन्म बलिया जनपद के इब्राहिम पट्टी गांव में हुआ, एक कृषक परिवार में हुआ। श्री चंद्रशेखर जी ने बलिया से पढ़ाई की, एससी कॉलेज सतीश चंद्र कॉलेज से। उसके बाद वो इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जाने के पश्चात उनकी भेंट आचार्य नरेंद्र देव से होती है, समाजवाद के प्रणेता। भारत में यदि समाजवाद का नाम जाना जाता है, समाजवाद के विचारों को माना जाता है, तो उसमें समाजवादी नेता के रूप में सबसे पहला नाम यदि किसी का आता है तो वो नाम आचार्य नरेंद्र देव का है। आचार्य नरेंद्र देव का सानिध्य श्री चंद्रशेखर जी को मिलता है। श्री चंद्रशेखर जी आचार्य नरेंद्र देव के विचारों से प्रभावित होते हैं। 1955 और 56 का समय था। चंद्रशेखर जी को प्रसपा का सचिव बनाया जाता है और उसके बाद चंद्रशेखर का राजनीतिक जीवन शुरू होता है। सन 1962 का समय आता है। 1962 में श्री चंद्रशेखर प्रसपा के टिकट पर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उच्च सदन के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा में वो पहुंच जाते हैं और बलिया की आवाज़, उत्तर प्रदेश की आवाज़ बन करके। मैं कभी सोचता हूं कि क्या चंद्रशेखर जी वहीं गए थे जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठा करते थे, जहां रामधारी सिंह दिनकर बैठा करते थे। तो बड़ा मन प्रफुल्लित होता है कि बलिया का एक लाल 1962 में बिना चुनाव लड़े उच्च सदन में पहुंचता है अपने विचारों के बल पर, अपने कन्विक्शन के बल पर। 1962 में उच्च सदन में अपना सीट सुरक्षित करने के बाद चंद्रशेखर जी कांग्रेस पार्टी से भी प्रभावित होते हैं। कांग्रेस से प्रभावित होने के बाद चंद्रशेखर जी कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस में उस समय इंदिरा गांधी का आना बाकी था। जब कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का पदार्पण होता है और इंदिरा गांधी की भेंट श्री चंद्रशेखर से होती है,
तो हरिवंश जी की बात मुझे वो याद आ रही है। हरिवंश जी इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं और चंद्रशेखर जी के साथ उनका काम करने का लंबा अनुभव रहा है। तो श्री चंद्रशेखर इंदिरा गांधी से कहते हैं कि मैं कांग्रेस में इसलिए आया हूं कि कांग्रेस को समाजवादी बना सकूं। यदि मैं कांग्रेस को समाजवादी नहीं बना पाया तो कांग्रेस को विभाजित कर दूंगा, कांग्रेस का विखंडन कर दूंगा। यह कहने का साहस जो प्रधानमंत्री की बेटी रही हो, स्वयं प्रधानमंत्री हो, कौन कर सकता है। लेकिन ये चंद्रशेखर का अदम्य साहस था कि इंदिरा गांधी की आंखों में आंख मिला करके उन्होंने कहा कि मैं आपके कांग्रेस का विखंडन कर दूंगा, आपकी कांग्रेस के धड़े को समाजवादी बना दूंगा और नहीं तो तोड़ दूंगा। इंदिरा गांधी अवाक थी। कांग्रेस में जाने के बाद चंद्रशेखर की लड़ाई ओल्ड गार्ड के खिलाफ शुरू होती है। ओल्ड गार्ड के विरुद्ध में चंद्रशेखर लड़ाई लड़ रहे होते हैं। चंद्रशेखर की दूसरी लड़ाई भारत में उद्योगपतियों से होती है, पूंजीपतियों से होती है, जो धन का संचय करते हैं और धन का एक बड़ा हिस्सा उनके अधिकार में होता है। चंद्रशेखर कहते हैं कि पूंजीपतियों के हाथ में जो मोटी रकम चली जाती है उससे गरीबी नहीं मिट सकती। चंद्रशेखर कहते हैं कि पीरवी पर्स को मिटाने की सिफारिश करते हैं। सदन में चंद्रशेखर जी की मैं बात सुन रहा था, एक बार उनका एक वीडियो पड़ा हुआ था, तो उसमें चंद्रशेखर जी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं यदि हम स्वदेशी को ना अपनाएं, अपने उद्योगों, अपने संसाधनों पर यदि अपना आश्रय ना बनाएं, हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सहारे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कंधों पर यदि टिके रहे तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से भारत को गुलाम होना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी कहते थे, पर्वत पार करके कुछ व्यापारी हमारे देश में आए थे जिन्हें व्यापार करना था, और वही व्यापारी अपना व्यापार भारत में फैला करके भारत के लोगों को अपनी सेना में भर्ती करके और यहीं के लोगों पर शासन किया। उन्हीं सैनिकों के द्वारा, अपने ही लोगों के द्वारा और इस भारत के लोगों पर शासन किया। तो चंद्रशेखर जी कहते थे कि जिन आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुला करके भारत में निवेश करवा रहे हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि भारत फिर से गुलाम नहीं बनेगा। चंद्रशेखर जी कहते थे कि भारत को आप गरीब देश मानते हैं। चंद्रशेखर जी अपना एक किस्सा बताते हैं कि मैं जब अमेरिका गया और अमेरिका में मैं जब सड़क पर जा रहा था गाड़ी से, तो अपने गाड़ी का शीशा जब नीचे किया तो अमेरिका में भी भूखे और नंगे लोग थे जिन्हें खाना नहीं मिलता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, वो भी गरीब थे, इसलिए अमेरिका में भी गरीबी थी। परंतु भारत में ही ऐसा क्यों दुष्प्रचार किया जाता है कि भारत में ही सिर्फ गरीबी है। भारत अपने आप में एक गरीब देश नहीं था और न है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था। ये चंद्रशेखर जी के वक्तव्य हैं। चंद्रशेखर जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि भारत सोने की चिड़िया है और भारत के पास ऐसे पर्याप्त संसाधन हैं कि हम फिर से विश्वगुरु बनने का सपना देख सकते हैं। चंद्रशेखर जी की सोच क्या थी, चंद्रशेखर के विचार क्या थे, इस पर हमें शोध करना होगा, इस पर हमें बैठ करके मंथन और चिंतन करना होगा उनके विचारों पर। मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत क्यों की? अभी कुछ दिन पहले मंगल पांडे जी का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। मंगल पांडे 1857 की क्रांति के वो वीर सपूत जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी को शोला बनाया और अपने फांसी पर चढ़ करके पहली गोली चला करके आंदोलन और क्रांति की शुरुआत की। ये बलिया की मिट्टी ही थी जिन्होंने मंगल पांडे को बनाया था। मंगल पांडे से वो दौर चलता रहा। चित्तू पांडे, महानंद मिश्रा, रामदहीन ओझा जैसे लोग निकले। 1942 में ही हमारा बलिया स्वतंत्र हो गया और
उसी परंपरा से, उसी पीढ़ी से श्री चंद्रशेखर का भी प्रादुर्भाव इस धरती से होता है, जो चंद्रशेखर के तेवर को बागी बनाता है। और शायद बलिया की मिट्टी में वो कुछ ना कुछ तो बात है जो इन महापुरुषों को अपने गर्भ से निकाल करके पूरे राष्ट्र के निर्माण में लगाने का काम करती है। जो लोग निकलते हैं और पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं और त्याग करते हैं, उनमें से एक चंद्रशेखर जी थे। मैं देखता हूं कि जो सम्मान मंगल पांडे को, जो सम्मान श्री चंद्रशेखर को मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिलता। मैं इससे व्यथित होता हूं, मेरा मन व्यथित होता है कि जो सम्मान चित्तू पांडे को मिलना चाहिए, जो सम्मान मंगल पांडे को मिलना चाहिए, जो सम्मान श्री चंद्रशेखर जी को मिलना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल पाता। आखिर इसके जिम्मेदार कौन हैं? इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। चंद्रशेखर जी कहा करते थे कि मैं कोई विधवा रमणी नहीं हूं कि मुझसे कोई खेल सकता है। चंद्रशेखर जी कन्विक्शन के पक्के थे। चंद्रशेखर जी की राजनीति साफ सुथरी और स्वच्छ थी। चंद्रशेखर जी जो कहते थे वो करते थे। ऐसा नहीं था कि कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। चंद्रशेखर जी की ये खासियत थी कि वो जो कहते थे वही करते थे। चंद्रशेखर जी कहते हैं कि भारत एक गरीब देश नहीं है, भारत को हम समृद्ध बना सकते हैं, हमारे पास संसाधन मौजूद है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा बंधुओं, चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार यदि कोई थे तो मनमोहन सिंह जी ही थे। चंद्रशेखर जी जिस दौर में प्रधानमंत्री बने तो चंद्रशेखर ने इस देश के संवेदनशील मुद्दों को भी स्पर्श किया और उसको सुलझाने का, उसको सही मार्ग पर लाने का पूरा यत्न और प्रयत्न किया, जिसमें धारा 370 अयोध्या का विवाद शामिल है। यदि चंद्रशेखर जी कुछ दिन और प्रधानमंत्री रह गए होते तो ये तय था कि अयोध्या का विवाद सुलझ गया होता, ये मामला कोर्ट के बाहर ही सुलझ गया होता। अगर चंद्रशेखर जी कुछ दिन और प्रधानमंत्री रह गए होते तो जो हमारे देश के श्रीमान गृह मंत्री अमित शाह जी धारा 370 हटाने के लिए इतना संघर्ष किया उन्होंने, ये काम उसी समय हो गया होता। लेकिन ये काम नहीं हो पाया। आखिर ये किसका कुत्सित षड्यंत्र था? इस पर विचार करना होगा, इस पर शोध करना होगा। यह कुत्सित षड्यंत्र किसका था? और जब चंद्रशेखर जी ने अपने सांसदों के साथ इस्तीफा दे दिया तो राजभवन के सुपुत्र ने चंद्रशेखर जी को दोबारा न्योता दिया और कहा कि आप फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन जाइए। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अपने फैसले एक दिन में 3 बार नहीं बदला करता महोदय, ये इस्तीफा मैंने दे दिया तो दे दिया, फिर मैं दोबारा उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं करूंगा। ये था चंद्रशेखर का तेवर, ये था चंद्रशेखर का विचार, ये था चंद्रशेखर का समाजवाद जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत था। मैं इस देश की सरकार, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चंद्रशेखर जी के नाम पर एक शोध पीठ की स्थापना की जाए। चंद्रशेखर जी का नाम और चंद्रशेखर जी के विचारों का प्रचार प्रसार उसी प्रकार किया जाए जिस तरह भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों का होता आया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी के साथ कोई उपेक्षा हो रही है और इसी उपेक्षा को मिटाने के लिए मैंने एक छोटा सा शुरुआत किया है। यदि आप मुझसे सहमत होंगे तो चंद्रशेखर के विचारों को आगे फैलाएंगे, बताएंगे कि चंद्रशेखर बलिया की माटी के लाल थे, जिन्होंने देश में अपने तेवर को दिखाया, अपने विचारों को प्रकट किया और अपने विचारों के दम पर उसकी राजनीति अपने अंतिम सांस तक की। चंद्रशेखर चाहते तो कई बार अपना निर्णय बदल सकते थे, कई ऐसे मौके आए उनके जीवन में, लेकिन चंद्रशेखर ने अपने निर्णयों को कभी बदला नहीं। जो उन्होंने
एक बार कह दिया, जो उन्होंने निर्णय ले लिया वो ले लिया। प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी गुरु जी बता रहे थे, डॉक्टर अरविंद शुक्ला जी बता रहे थे, सुन करके मैं उनसे सीख रहा था। चंद्रशेखर जी के बारे में जानने का मेरा तो जन्म भी नहीं था, मैंने तो चंद्रशेखर जी को नहीं देखा, लेकिन इतिहास के पन्नों में जो जानकारी चंद्रशेखर जी के बारे में दर्ज है उसे मैं जरूर खोजता हूँ, जरूर जानने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि चंद्रशेखर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण प्रतिभा के धनी थे श्री चंद्रशेखर, जिनका नाम बहुत ऊंचा था, जिनका कद बहुत ऊंचा था। गुरुजी हमारे प्रोफेसर आर.एन. त्रिपाठी जी बता रहे थे कि चंद्रशेखर जी से उनके बेटे ने एक बार पूछा कि पिताजी आप मुझे क्या दे करके जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी ने अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाया और कहा अपने सुरक्षाकर्मी से कि तुम अपने पिता का नाम बताओ। सुरक्षाकर्मी ने पिता का नाम बताया और श्री चंद्रशेखर जी ने नीरज शेखर जी से पूछा, या पंकज शेखर जी कौन थे मैं नहीं जानता, ऐसा घटना का कोई जिक्र आया, प्रोफेसर त्रिपाठी जी कर रहे थे कि ये बताओ तुम सुरक्षाकर्मी के पिताजी को जानते हो। तो उनके पुत्र ने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन चंद्रशेखर जी ने तपाक से कहा अपने पुत्र से कि बेटे मैं तुमको यही देकर के जा रहा हूं कि तो तुम्हारे पिता को सब जानते हैं। चंद्रशेखर जीवन भर वंशवाद की राजनीति के खिलाफ थे, ऐसा था उनका समाजवाद। आचार्य नरेंद्र देव के साथ उनके जीवन का सफर शुरुआत हुआ। जयप्रकाश नारायण के साथ सानिध्य में उन्होंने राजनीति का कहरा सीखा और उसको आरोपित भी किया, उसका प्रयोग भी इस देश की राजनीति में उन्होंने किया। वैसे तो केवल 6 से 7 महीने के लिए चंद्रशेखर इस भारत के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कई दशकों तक, शताब्दियों तक इस देश की राजनीति को प्रभावित किया और आगे करते रहेंगे। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता है, कभी कभी मैं विचार करता हूँ कि चंद्रशेखर क्या आज होते तो आज की राजनीति में क्या वो फिट बैठते या मिसफिट होते। कभी कभी मैं सोचता हूँ चंद्रशेखर जो लोकतंत्र और संसदीय मर्यादा का ध्यान रखते थे, क्या वो आज होते तो इस संसदीय व्यवस्था, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से क्या वो प्रसन्न होते। मैं विचार करता हूं, इस पर आपका विचार जानने की इच्छा भी मेरी है कि आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। अपनी राय को जरूर मुझ तक साझा करिएगा। अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो अपना विचार जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। यदि श्री चंद्रशेखर आज होते तो क्या आज की डिजिटल राजनीति से वो क्या खुश होते, या फिर आज का जो समाजवाद है क्या उससे वो प्रसन्न होते। चंद्रशेखर जी कभी नहीं चाहते थे कि समाजवाद परिवारवाद में तब्दील हो जाए, लेकिन आज जो समाजवाद है वो समाजवाद नहीं है, वो परिवारवाद है। क्या आप मुझसे सहमत हैं? मुझे लगता है आप मुझसे अवश्य सहमत होंगे। जब तक चंद्रशेखर जी रहे, उनके परिवार का, उनका कोई पुत्र राजनीति में पदार्पण उनका नहीं हुआ। चंद्रशेखर जी के जाने के बाद उनके पुत्र श्री नीरज शेखर जी, उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया बलिया से और वो सदन में गए, लेकिन उनके जीते जी किसी ने राजनीति नहीं किया। ऐसा था चंद्रशेखर जी का कन्विक्शन। वो कहते थे कि समाजवाद में वंशवाद का कोई जगह नहीं है, लेकिन आज का समाजवाद में देखता हूं तो सैफई महोत्सव दिखता है। आज का समाजवाद में देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये कैसा वंशवाद है। चंद्रशेखर जी की आत्मा आज रोती होगी कि जो समाजवाद का पौधा मैंने इस धरती पर, मैं भारत की भूमि पर लगा करके मैं आया, वो वंशवाद का फल उसमें लग रहा है, उसमें परिवारवाद का फल लग रहा है। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं और हमारे वक्तागणों ने बता दिया है, बहुत सारी चीज़ें चंद्रशेखर जी के बारे में बता दी हैं। मेरा तो उद्देश्य था कि श्री चंद्रशेखर जी की जयंती पर एक कार्यक्रम हो और हम लोग शुरुआत करें इन महापुरुषों को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए एक कार्यक्रम
करें और उन पर अपना विचार प्रकट करें, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। और जन जन से याद आया, चंद्रशेखर जी को जन नायक भी कहा गया। आप विचार करिए, चंद्रशेखर जी को जन नायक क्यों कहा गया होगा? लोगों की आवाज़ थे चंद्रशेखर, लोगों के विचार थे चंद्रशेखर, पिछड़ों के विचार थे, वंचितों के विचार थे, शोषितों के विचार थे, दलितों के विचार थे। चंद्रशेखर ने सबका ध्यान रखा। चंद्रशेखर को उदार के साथ साथ तलखी तेवर के लिए भी जाना जाता था। एक लाइन है, मुझे याद आ रहा है, क्या बात मुझसे कुछ मत कहिए, हाँ बगावत खुद से मैं करता रहा, जुफ्तजू यूं तो सदा दिल में रही, फासला क्यों दिन पर दिन बढ़ता रहा। चंद्रशेखर जी के बहुत सारे मित्र हुए, लेकिन जो मित्र हुए बहुतों ने उनका साथ भी छोड़ा। यदि आप राजनीति के जानकार होंगे और चंद्रशेखर जी पर अपनी समझ रखते होंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब चंद्रशेखर जी के बारे में आप पढ़ेंगे, कि चंद्रशेखर जी के अपने ही लोगों ने उनका साथ किस तरह से छोड़ा। लेकिन चंद्रशेखर जी अपने रास्ते से डिगे नहीं और डटे रहे, डटे रहे और डटे रहे। चंद्रशेखर जी को कुर्सी की लिप्सा नहीं थी, कुर्सी का लालच नहीं था कि उनको प्रधानमंत्री बनना है। चंद्रशेखर जी ने संघर्ष किया, पदयात्रा की, उतनी बड़ी पदयात्रा भारत में किसी ने कोई किया नहीं। सबको हेलीकॉप्टर चाहिए जाने के लिए, सबको हवाई जहाज चाहिए, लेकिन भारत का एकलौता प्रधानमंत्री था जिसने कन्याकुमारी से और राजघाट दिल्ली तक पदयात्रा की और भारत की गरीबी को, भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को अपनी आंखों से देखा। ऐसे हमारे थे श्री चंद्रशेखर। सोचता हूं आज का जो राजनीति का परिदृश्य है, दो चार लाइन मुझे याद आ रही है। हर तरफ अंधी सियासत है, बताओ क्या करें। रेहन में पूरी रियासत है, बताओ क्या करें। झुंड पागल हाथियों का रौदता शहर है और अंकुश में महावत है, बताओ क्या करें। चंद्रशेखर ऐसे महावत थे जो किसी के अंकुश में नहीं थे। चंद्रशेखर ऐसे महावत थे जो पागल हाथी को भी काबू में करना जानते थे और उन्होंने किया भी। मैं नाम नहीं लूंगा और इतिहास के पन्नों को मैं नहीं कुरेदूंगा, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि चंद्रशेखर ने अपने जीवन काल में कई पागल हाथियों को ठीक भी किया। ऐसे थे हमारे श्री चंद्रशेखर। मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा न खींचते हुए, समय की सीमा है और मुझे अपनी बात ख़त्म करनी है, क्योंकि कार्यक्रम जो है 3:30 बजे से ही चल रहा है और कई वक्ता अभी पिछले बोल चुके हैं, इसलिए मैं कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा और समय की सीमा को देखते हुए अपने सभी वक्तागण को पुनः और कोटिशः उनको प्रणाम करता हूं, उनका आदर सहित अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और जयतु राष्ट्रम के साथ वो लोग जुड़े। जयतु राष्ट्रम के फेसबुक पेज पर उन्होंने अपना विचार श्री चंद्रशेखर जी के प्रति रखा। इसके लिए आप सभी को कोटि कोटि ढेर सारा आभार और प्रणाम। और जो लोग इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, जिन्होंने मुझे सुना, वक्तागण को सुना, आप सबको भी नमस्कार और प्रणाम कि आप श्री चंद्रशेखर जी के विचारों को जानिए। और श्री चंद्रशेखर जी के विचारों को जानने की ये बात नहीं है, आपको अपने देश के महापुरुषों को जानना होगा, उनके विचारों को समझना होगा कि उनका कन्विक्शन क्या था, वो क्या चाहते थे, वो कैसी राजनीति करना जानते थे, उनके विचार क्या थे। मैं तो कहता हूँ पुरातत्व विभाग वाले लोगों को इस बलिया की धरती में आकर के शोध करना चाहिए कि बलिया की मिट्टी में वह कौन सा खून है, वह कौन सा यहाँ की मिट्टी में उर्वरा शक्ति है जो बागियों को पैदा करती है। कोई यहाँ एक बागी नहीं हुआ है, कोई बगावत करने वाला कोई एक व्यक्ति यहाँ नहीं हुआ है। ये श्रृंखला मंगल पांडे से शुरू हुई है। मंगल पांडे से होते हुए महानंद मिश्रा, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, श्री चंद्रशेखर और अभी चल रही है। पुरातत्व विभाग वालों आकर के यहाँ शोध करो कि इस बलिया की मिट्टी में कौन सी उर्वरा शक्ति है। और मुझे उम्मीद है कि इसी बलिया की मिट्टी से कोई दोबारा श्री चंद्रशेखर निकलेगा, अपने तेवर के लिए, अपने तल्ख अंदाज के लिए जाना जाएगा।
और पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करेगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी को शुभकामना देते हुए नमस्कार।